गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बारे में, जुडिशियल रिव्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। इसके साथ साथ न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार क्या है, कौन कौन से अनुच्छेद न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार है। साथ में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचनाएं, कौन कौन सी आलोचनाएं हुई हैं, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण के बारे में। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्निरीक्षण से हमारा अभिप्राय है कि संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति को हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहते हैं, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का नाम दिया जाता है। इससे हमारा अभिप्राय यह है, या हम कह सकते हैं कि साधारण भाषा में न्यायपालिका को विधानपालिका के द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करने का अधिकार है, और न्यायपालिका जांच करने के बाद ये देखे, ये समझे कि अमुक जो कानून है वो संविधान के विरुद्ध है, तो उसे अवैध घोषित कर देगी, यानी कि इसे अवैध घोषित कर देगी और इसे रद्द करने की शक्ति या फिर अवैध घोषित करने की शक्ति को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास इस प्रकार की शक्ति है, ये पावर है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद के द्वारा निर्मित कानून जो संविधान के विरुद्ध है को अवैध घोषित कर सकती है, और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के किसी भी संविधान विरुद्ध आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल इस शक्ति के जन्मदाता माने जाते हैं, और उन्होंने कहा कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण के द्वारा न्यायालय अपने समक्ष लाए गए कानूनों और कार्यकारी या प्रशासकीय कार्य संबंधी यह निर्णय करते हैं कि वे लिखित कानून अर्थात संविधान द्वारा वर्जित किए गए हैं अथवा नहीं किए गए, या संविधान द्वारा दी गई शक्तियों को अवहेलना तो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से संविधान की व्याख्या करने की शक्ति न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार कौन कौन से हैं। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 141 का जिक्र करते हैं, आर्टिकल 141। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों के लिए बाध्य हैं, यानी कि इससे हमारा अभिप्राय है कि अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी केस में जो डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, वह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हाई कोर्ट को फॉलो करना होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी फॉलो करना होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी केस में कोई डिसीजन दिया है तो वही डिसीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देंगे अनुच्छेद 141 के अनुसार। इसके अलावा भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार में अनुच्छेद 13 को भी हम शामिल करते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले जो कानून इस देश में लागू थे, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को,
या उससे पहले जो भी कानून इस देश में लागू थे वे मौलिक अधिकारों से संबंधित तीसरे भाग में, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, उस व्यवस्था से अगर मेल नहीं खाते हैं या भविष्य में उनका उल्लंघन करके कोई भी कानून बनता है तो उस कानून को रद्द करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, जो कि आर्टिकल 13 में स्पष्ट है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो वैधता की जांच करती है एक प्रकार से कि कौन सा कानून सही है या गलत है। यानी कि आर्टिकल 13 स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान जब बना उससे पहले जो कानून बने हुए हैं या उसके बाद में जो कानून बने हैं, अगर वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वह कानून सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देगी, उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय समाप्त कर देगी। इसी के साथ साथ अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल जो 32 है, वह भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार माना जाता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख न होने की जो अस्पष्टता थी उसे अनुच्छेद 32 में दूर कर दिया है। यानी कि अनुच्छेद 32 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि देश के जो सभी नागरिक हैं जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 के द्वारा उन्हें सभी अधिकार लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर समुचित कार्रवाई करने की गारंटी दी जाती है। यानी कि व्यक्ति के अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 जो है यह भी भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार है। इसका अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है एक प्रकार से। इसके साथ साथ अनुच्छेद 131 और 132 ये भी क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार है। बेसिक ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया है। अनुच्छेद 131 और 132 इन अनुच्छेदों ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति दी है। सर्वोच्च न्यायालय इन अनुच्छेदों के अंतर्गत ही संविधान का संरक्षण करता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 यह भी भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार है। साथ ही अनुच्छेद 226 जो है यह भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार है। अनुच्छेद 226 ने राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए जो 5 तरह के महत्वपूर्ण आदेश या कह सकते हैं कि रिट जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 226 में है। यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है वह आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट जो देखती है मौलिक अधिकारों से संबंधित और रिट जारी करती है वह आर्टिकल 226 है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है मौलिक अधिकारों से संबंधित। साथ ही अनुच्छेद जो 146 जो है आर्टिकल 246 जो है यह भी भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और जो राज्य है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अधिकार क्षेत्र को उनमें जो शक्ति का जो है वो बंटवारा किया गया है। और हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में शक्तियों का जो बंटवारा है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, जो कि संघ सूची,
यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कंक्रीट लिस्ट के माध्यम से किया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 246 जो है यह भी भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का आधार माना जाता है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार में आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131 और 132, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 246 शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना। अनेक विद्वानों ने जुडिशियल जो रिव्यू है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण है, उसकी आलोचनाएं भी की है, क्रिटिसिज्म भी किया है। आलोचना करने वालों ने कहा कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है, लोकतंत्रीय सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसलिए भी अनेक आलोचक जो है वो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि संघीय संसद और राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर देती है, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर देती है। इस प्रकार से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना हुई है कि यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है, लोकतंत्रीय जो सिद्धांत हैं, उसके एक प्रकार से ये अगेंस्ट में है, विरोध में है। साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि एक प्रकार से ये जो है वो रूढ़िवादी है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है वो एक प्रकार से हम इसको रूढ़िवादी कह सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम में, न्यायपालिका में जो व्यक्ति बैठे हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों से प्रभावित अवश्य होते हैं। तो किसी भी निर्णय को देते समय अगर वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, उनका व्यवहार इनसे प्रभावित हो रहा है, तो वो एक प्रकार से क्या है, रूढ़िवादिता को फैला रहे हैं, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना इस आधार पर भी हुई है कि ये रूढ़िवादी है। और साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि नीति निर्माण न्यायपालिका का कार्य नहीं है। इस आधार पर भी आलोचना अनेक विद्वानों ने की है कि नीति निर्माण का जो कार्य है वो न्यायपालिका का नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो पालिकाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, विधानपालिका है, न्यायपालिका है, उनमें अलग अलग कार्य का बंटवारा जो है वो किया गया है, शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है। परिणाम स्वरूप नीति निर्माण जो है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है और इसलिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना भी की जाती है। आलोचकों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय किसी भी कानून को रद्द करता है तो वास्तव में वह उस कानून से संबंधित जो नीति होती है, उस कानून से संबंधित जो पॉलिसी होती है, उसको रद्द कर रही है। लेकिन नीति निर्माण का जो कार्य है वो न्यायपालिका का नहीं है। इसलिए भी आलोचना इसकी की गई है कि नीति निर्माण जो है वो न्यायपालिका का कार्य नहीं है। साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि निर्णय लेने का जो ढंग है वो भी सही नहीं है। निर्णय लेने का ढंग क्या है, इनका गलत है, न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय का, जुडिशरी सिस्टम का। परिणाम स्वरूप न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना हुई है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि एक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 1967 का जो कि प्रसिद्ध गोलकनाथ का जो मुकदमा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया था वो 6:5 में दिया था, 6:5 में दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ बहुमत जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से 6:5 है, ये जो निर्णय लेने का जो इनका ढंग है, जो डिसीजन की जो प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रकार से गलत है। इस आधार पर भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना हुई है। इसके साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि संसद जो है वो गैर जिम्मेवार हो जाती है, एक प्रकार से संसद गैर जिम्मेवार हो जाती है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की है, क्योंकि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो शक्ति है वो संसद
गैर जिम्मेवार संस्था के रूप में कार्य करने लग जाती है, क्योंकि संसद को पता है कि जहाँ भी उनसे कहीं पर भी लापरवाही होगी कानून बनाने में, तो न्यायपालिका के द्वारा वह कानून जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप संसद जो है वो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नज़र नहीं आती, जिम्मेवार नज़र नहीं आती है, और संसद जो कार्य है वो गैर जिम्मेवार होकर करती है, और इसलिए भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना हुई है। साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायाधीशों की भी आलोचना होती है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना इस आधार पर भी हुई है क्योंकि न्यायाधीशों की आलोचना होती है, जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, उनकी भी क्रिटिसिज्म होती है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जब किसी कानून को अवैध घोषित करती है तो उस कानून के जो समर्थक न्यायाधीशों की आलोचना करते हैं, क्योंकि न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को उस समय वो ठेस पहुंचती है, उनको धक्का पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो है वो न्यायाधीशों की आलोचना होती है। यह भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि न्यायपालिका के तानाशाही बनने का जो भय है वो भी इसमें क्या है, बढ़ जाता है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि न्यायाधीश जो है वो जब न्यायिक पुनर्निरीक्षण करती है, कानून को रद्द करती हैं, तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो तानाशाही बनने की ओर अग्रसर हो जाती है, और न्यायपालिका के तानाशाही बनने का जो भय है वो पैदा होता है। यह भी यानी कि इस आधार पर भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना हुई है। तो इस प्रकार से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना के आधार जो हैं वो अनेक हैं, जिनमें लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण, रूढ़िवादी है, नीति निर्माण न्यायपालिका का कार्य नहीं है, निर्णय लेने का जो ढंग है वो गलत है, और संसद जो है वो गैर जिम्मेवार हो जाती है, न्यायाधीशों की आलोचना भी होती है, और न्यायपालिका के तानाशाही बनने का भय भी बना रहता है। तो इस आधार पर भी इसकी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना हुई है। साथ ही न्यायिक पुनर्निरीक्षण की अनेक जो है वो उपयोगिताएं भी हमें क्या है नज़र आती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी हमें को देखने को मिलती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की व्याख्या करके देश की व्यवस्था को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकसित करने में हमारी सहायता करता है। तो ये एक प्रकार से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की उपयोगिता है कि वो देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकास करने में हमारी सहायता करती है, और डेवलपमेंट में कंट्री की हमारी सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। तो ये एक प्रकार से क्या है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की उपयोगिता है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी शक्ति का प्रयोग काफ़ी सीमित किया है, तथा उन्हीं कानूनों को वो रद्द करती है जो कि संविधान के विपरीत है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी कानून को रद्द नहीं करती जो कि संविधान के अनुकूल है। न्यायपालिका केवल ऐसे कानून को रद्द करती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, यानी कि संविधान के प्रतिकूल है। तो ये भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की एक उपयोगिता है कि वो केवल उन्हीं कानूनों को रद्द करती है जो कि रद्द करने योग्य हैं, संविधान के विपरीत हैं, संविधान के अनुकूल नहीं हैं। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि संविधान के अंतर्गत जो सीमित सरकार व्यवस्था है उसको अच्छी समझी जाती है, और कार्यपालिका और जो विधानपालिका की शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण बहुत ही जरूरी है। क्योंकि न्यायिक पुनर्निरीक्षण से हमारा अभिप्राय है कि कार्यपालिका और विधानपालिका के द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया जाता है, उनको जो लागू किया जाता है, उनको जांच पड़ताल करने का काम ही न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की उपयोगिता में हम कह सकते हैं।